हेलो बच्चों, कैसे हो? कसे आहात? मजेत ना? अभ्यास करताय ना? केलाच पाहिजे अभ्यास. ठीक है. आज अपन शुरू करणार आहोत मैथमेटिकल मेथड्स. तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स. तो देखना बेटा, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2 साल के लिए. रादर मैं ये भी कह सकता हूँ ये आगे जाके इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो. तो देखना बेटा, इस लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखना. इसके टोटल आप लोगों को 4 लेक्चर्स मिलने वाले हैं जहां पे हम अलग अलग चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक. तो बिल्कुल भी कैजुअल मत लेना इस लेक्चर को. समझ में नहीं आता तो वीडियो बार बार देखना. कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ना है मुझे. कॉन्सेप्ट मुझे पीछे छोड़ने नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर के बेटा. ठीक है. तो ये चैप्टर का नाम क्या है? तो हम यहाँ पे देखने वाला है मैथमेटिकल मेथड्स. तो एक चीज समझ लेना बेटा, फिजिक्स फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स में लॉज होते हैं. ओके. लॉज मतलब स्टेटमेंट. अभी उसी लॉज को हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में. जब तक मैं कोई थ्योरी लॉ को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट नहीं करूं तब तक मैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर सकता. तो अगर आप लोगों को फिजिक्स समझना है तो ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2 साल के लिए. अगर ये चैप्टर आप लोग मिस करते हो या फिर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता या फिर आप इसे समझने की कोशिश नहीं करते तो अगले 2 साल फिजिक्स आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला है. ठीक है. तो समझ लेना अच्छी तरह से, कंसंट्रेशन देके ये वाला लेक्चर्स देखना है हमें. तो आज की इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे भी जरा देख लेते हैं. तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ओके. क्वांटिटी के टाइप होते हैं मेरे पास, स्केलर्स और वेक्टर, जैसे हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी. उसके बाद अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मुझे सेग्रीगेट करना है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं फिजिकल क्वांटिटी को मैं स्केलर्स और वेक्टर्स में तोड़ सकता हूं. ठीक है. तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये हमें जानना आज की इस लेक्चर में. उसके बाद रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ओके. स्केलर कैलकुलेशन इजी होते हैं लेकिन वेक्टर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा अलग होता है. तो हम वो समझने से पहले सबसे पहले समझ लेंगे कि कितने अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं वेक्टर्स के. देन व्हाट आर द डिफरेंट वेक्टर ऑपरेशंस. वेक्टर के ऑपरेशन जैसे मैं बोल सकता हूं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ओके. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके. ठीक है. तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं. तो देखना स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं या फिर स्केलर्स क्या होते हैं. तो ये ऐसे क्वांटिटी है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत रहेगी. The quantity which can be defined only using the magnitude. The quantities which can be defined only using magnitude. Only using magnitude. ठीक है. तो अब यहां पे एक चीज समझ लेना, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर. तो मैं यहां पे बोलूंगा कि एक नंबर रहेगा. नंबर मतलब कोई भी हो सकता है, पाई हो सकता है, अलग अलग नंबर के टाइप्स है. लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर रहेगा ना, तो मैग्नीट्यूड हमेशा नंबर होगा और नंबर हम हमेशा पॉजिटिव ही लेने की कोशिश करेंगे. मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता. मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता, एक चीज याद रखना. तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक प्योर नंबर होता है जो कि एक पॉजिटिव नंबर रहेगा. सर आपने बोला कि ये क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई भी जरूरत होती नहीं. लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? तो देखना इसका एग्जाम्पल देखने की अगर हम कोशिश करें तो एग्जाम्पल इसके होंगे. मैं यहां पे बोल सकता हूं जो हमें 8 स्टैंडर्ड से पता है. तो डिस्टेंस. ठीक है. डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद स्पीड रहेगा, उसके बाद वर्क रहेगा. ठीक है. उसके बाद मैं यहां पे बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा. ठीक. ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में. तो अब मुझे जो पहचान वाली क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो समझ लेना. डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क, ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये स्केलर
स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। अब देखना डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, या फिर एक्चुअल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता, हम कभी नहीं बोलते कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है -2 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता। आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है -2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह। समझ में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलता कि आपको -2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो एक चीज याद रखना, स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना बेटा, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर रहेगा, और नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सारी चीजें क्या है, तो इसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर में सेग्रीगेट करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये चैप्टर समझना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए या फिर जिनको समझने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इनको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस उसका डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चाहिए, तब जाके उसे मैं कहता हूं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे देखना, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक, उसके बाद रहेगा वेलोसिटी, उसके बाद रहेगा फोर्स, और बहुत सारे बहुत सारे, लेकिन हमें जो पता है हम उनके ऊपर ही यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो समझ लेना, यहाँ पे मैं यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, ABCD, ठीक है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, आप लोग बोल दोगे कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट A से D की तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट A से D की तरफ है। तो देखना आपने यहाँ पे डायरेक्शन भी बताने की कोशिश की है, ओके, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखना डिस्प्लेसमेंट में ये जो होता है ये शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये मैग्नीट्यूड बना, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ये मैग्नीट्यूड बना, और ये कहां पे गया है पार्टिकल फाइनली, ये पार्टिकल फाइनली गया है डी की तरफ। तो मतलब आप यहाँ पे डायरेक्शन भी बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ये होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ठीक है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, वेक्टर का मतलब ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ओके, ठीक है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर, वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकता हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक तो रहेगा सिंबॉलिक और या फिर उसे हम कहेंगे मैथमेटिकल, और दूसरा रहेगा ग्राफिकल। अब ये क्या चीज है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक, सिंबल के तौर पे हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखना, सिंबल देखा जाए तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, वेक्टर A। अब इसे मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा, वेक्टर A को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज कर लेता हूं, ठीक, ओके, और उसके ऊपर एक एरो मार देता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंबल ले रहा हूं, वेक्टर कौन सा है A, तो मैंने A ले लिया और उसके ऊपर एक एरो मार दिया, ठीक। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एक तरीका है, सॉरी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द एरो और द हेड ऑफ द सिंबल, सिंबल के ऊपर एरो ड्रॉ नहीं करना है मुझे, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं
डार्क या फिर बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोल्ड कैपिटल लेटर्स में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन देखना बेटा, जब हम पेपर पे लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो अपना जो भी रहेगा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, तो ये सारी चीजें हम रेगुलर प्रेशर दे के ही लिखते हैं। तो वेक्टर को लिखने के लिए मुझे फिर से उसे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, ये ए निकाल के इसके ऊपर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये बोल्ड बनता है, बराबर ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। तो हम आगे से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यही वाला तरीका यूज करेंगे, ये बोल्ड लेटर वाला तरीका नहीं यूज करेंगे। बोल्ड लेटर्स ये वाला तरीका हम नहीं यूज करने वाले, क्योंकि गलती हो सकती है अपने से लिखते समय। अगर मैं भूल जाऊं कि वेक्टर को मुझे बोल्ड करना है, तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, या फिर हम इसको भूल जा सकते हैं, और बाद में जब हम इसे रिवाइज करने की कोशिश करें तब मुझे वो समझ में नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो यही वाला टेक्निक यूज करने वाले बेटा, जहां पे हम वेक्टर लिखेंगे और वेक्टर के ऊपर एरो मार देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंबल लिखेंगे और सिंबल के ऊपर हम एरो मारने वाले। ओके, क्लियर? तो ये हुआ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देखना, वेक्टर अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, तो एक सिंपल मैं कुछ इस तरह से एरो यूज करने वाला हूं, सिंपल एरो यूज करने वाला हूं। तो देखना, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये रहेगा मेरा वेक्टर ए, ये रहेगा मेरा वेक्टर ए। एरो अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये होता है मेरा वेक्टर। तो इस एरो के दो चीजें होती, ये होता है उसका हेड और ये रहेगा उसका टेल। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये ओरिजिनेट हो रहा है टेल से। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो टेल से ओरिजिनेट हो रहा है। और ये जो एरो दिखाई दे रहा है या फिर ये जो हेड दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमें देगा डायरेक्शन। तो ये किसके बारे में हमें बता रहा है बेटा, तो ये हमें बता रहा है डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वेक्टर का डायरेक्शन राइट साइड पे है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड पे है। ठीक, सिंपल मराठीमध्ये जर लक्षात ठेवायचं असेल तर याला आपण म्हणू शकतो शेपूट आणि डोकं। ठीक आहे, डोकं आणि शेपूट याचं कॉम्बिनेशन असेल, हेड टेल कॉम्बिनेशन, डोकं शेपूट। ठीक आहे, तर हा माझा शेपूट असेल, हे त्याचं डोकं असेल। एरो जिथं असतो त्याला आपण डोकं म्हणतो, आणि जिथून तो ओरिजिनेट होतो त्याला आपण म्हणतो शेपूट। ठीक, हे समजण्यासाठी खूप इजी आहे जेव्हा आपण ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन घेणार आहोत। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेना, तो वेक्टर के पास क्या क्या होता है, वेक्टर के पास टेल होता है, वेक्टर के पास हेड होता है। टेल क्या दिखा रहा है, तो वेक्टर मेरा यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। हेड क्या दिखा रहा है, तो ये मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है। ओके, तो ये हुआ किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल एज वेल एज सिंबॉलिक या फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चों, समझ में आया, अच्छी तरह से चमका? ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखना, वेक्टर है मतलब डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, तो उसी के हिसाब से हम डिफाइन करने वाले। जीरो वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा। जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड जीरो, और डायरेक्शन आर्बिटरी, डायरेक्शन आर्बिटरी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन आर्बिटरी मतलब ये किधर भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, बराबर ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो मैं उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे और एक चीज हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखना, मैं यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज करना कि ये वेक्टर है बी वेक्टर और ये वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा वेक्टर का उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा, ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड, ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड। एक चीज याद रखना, और कम लेंथ मतलब कम मैग्नीट्यूड। यहां पे देखा जाए अगर मैग्नीट्यूड, और एक चीज, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ना बेटा, मैग्नीट्यूड किस तरह से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड मेरा पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड मेरा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉड वाला कॉन्सेप्ट देखा था, एरर वाले लेक्चर में। ठीक है,
तो मॉड का मतलब क्या होता है? तो मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, देखना, अगर मैं तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक, तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। अगर मैं इसको इस डब्बे में डाल दूं या फिर इस दो डंडे के बीच में डाल दूं तो ये क्या बनेगा? ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इसे लिखने का तरीका और कहने का तरीका देखना, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका और कहने का तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं और कह सकता हूं इसे कि ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये क्या होगा मेरा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिमिलरली मैं सी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर। मॉड ऑफ सी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका मॉड ऑफ वेक्टर सी, मॉड ऑफ सी, कुछ इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं, नो इशू। ठीक, समझ में आया? मैग्नीट्यूड किस तरह से है तो देखना, लेंथ ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ कम मतलब मैग्नीट्यूड कम। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये मॉड वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, मॉड मतलब क्या होते हैं? यहाँ पे अपना पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो देखना ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जीरो वेक्टर की तरफ। जीरो वेक्टर में देखना मैग्नीट्यूड कितना है उसका बेटा? जीरो है। और डायरेक्शन कहाँ है? आर्बिटरी। आर्बिटरी मतलब कहीं पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड जीरो है, इसीलिए इसे कहा जाता है जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर। इसे थोड़ा सा हम बाद में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो अलग अलग वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर ऐड, सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक नया वाला वेक्टर मिलता है, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। नाउ व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? सपोज करना मेरे पास वेक्टर है कुछ इस तरह से, मेरे पास वेक्टर है कुछ इस तरह से ए वेक्टर। अब मुझे ए का निगेटिव वेक्टर निकालना है। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मेरा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज रिवर्स। तो मुझे इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है। तो नेगेटिव वेक्टर कितना बनेगा? तो देखना मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज रिवर्स, तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं इसे। तो ये बनेगा माइनस ए वेक्टर, ए बनेगा माइनस ए वेक्टर, समझ में आ रहा है? ये बनेगा माइनस ए वेक्टर। तो ये हो रहा है मेरा इस ए का निगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन मुझे उसका कंप्लीटली उल्टा करना है या फिर मुझे वहां पे 180 डिग्री का शिफ्ट कराना है। तो देखना ये कंप्लीटली 180 डिग्री का शिफ्ट हुआ, इसको उठाया 180 डिग्री घुमाया और डाल दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा नेगेटिव वेक्टर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर। आगे वाली डेफिनेशन है अपनी इक्वल वेक्टर बेटा। तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है या फिर इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, एग्जैक्ट डायरेक्शन है, तो उस केस में हम कह सकते हैं उसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड इज इक्वल and direction is exactly same, and direction is exactly same, direction is exactly same। ठीक है, तो उसे कहा जाता है इक्वल वेक्टर। तो देखना इक्वल वेक्टर किस तरह से हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करना फिर से दो वेक्टर ले रहा हूं, ये रहेगा वेक्टर ए। अगर मैं दूसरा वेक्टर सिमिलरली यहां पे ड्रॉ कर देता हूं,
सपोज करना ये वेक्टर है बी। ओके, तो यहाँ पे देखना इस वेक्टर का जो लेंथ है, ए वेक्टर का लेंथ और बी वेक्टर का लेंथ एग्जैक्टली सेम है। ए वेक्टर का लेंथ बी वेक्टर का लेंथ क्या है अपना, एग्जैक्टली सेम है, और दोनों का भी डायरेक्शन कहाँ पे है, एक ही डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। किसी को कुछ दिक्कत बेटा यहाँ पे? ओके ठीक है, तो ये होता है मेरा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, और डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, इसे कहा जाता है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट, अब पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, तो समझ लेना पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो समझ लेना अच्छी तरह से। सिंपल वाला हम यहाँ पे इलुस्ट्रेशन लेने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट देने वाला हूं P, ठीक है, और मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? क्या आप लोग इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? सोचो सोचो जरा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, इसका आंसर रहेगा नहीं। आई कैन नॉट टेल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, क्यों? क्योंकि ओरिजिन कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं, ओरिजिन कहाँ पे है ये मुझे पता नहीं। अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन लिया होता तो यहाँ से इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कुछ अलग बन जाता। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन लेता तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कुछ अलग बन जाते। ओके ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं तो मुझे क्या पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए। ओके, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर अगर डिफाइन करना हो, पोजीशन वेक्टर अगर डिफाइन करना हो तो मुझे उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। मुझे क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे उसका ओरिजिन पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अगर नहीं दिया ओरिजिन तो हम अज्यूम कर सकते हैं, नो इशू। अगर नहीं दिया ओरिजिन तो हम उसे अज्यूम कर सकते हैं। अब ओरिजिन मतलब क्या, फिजिक्स में ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये भी चीज समझ लेना। मतलब ओरिजिन का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन मैं उस पॉइंट से करने वाला हूं, ऑब्जर्वेशंस आर बीइंग डन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये क्या फंडा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, सब कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं, ये हमने डे टू डे लाइफ में भी देखा है। क्या देखा है, तो सिंपल वाला है, देखना आप गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से बैठ के ये गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो। ओके ठीक, अब देखना मैं यहाँ पे दो ऑब्जर्वर लेने वाला हूँ, एक बैठा है इस पेड़ के नीचे, ठीक, ये उसका कुर्सी है, इसके ऊपर बैठा है एक बूढ़ा आदमी है, काम वाम है नहीं, जिंदगी अपनी उसकी रिलैक्स हो चुकी है, जिंदगी में पूरा काम किया है उसने बेटा, अब वो आराम कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठा है और सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहा है। ये वाला एक ऑब्जर्वर है। अब दूसरा यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं, देखना यहां पे एक व्हीकल है जो कि यहां पे वो बैठा हुआ है, वो एक जगह पे रुका हुआ है रोड के इस साइड, और ये व्हीकल इस साइड है। तो मेरे पास टोटल अज्यूम करना कि ये ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 1, ये ऑब्जर्वर 2। अब ये क्या चीज है, मुझे सिर्फ यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला नहीं देख रहे, सिर्फ मुझे ऑब्जर्वेशन किसका किस तरह से है ये चेक करना है। तो इसको क्या दिखाई दे रहा होगा, इसको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल इससे दूर जा रही है, इससे दूर जा रही है, बराबर समझ में आ रहा है। तो अब ये जो सारे ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इस बंदे के लिए ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब ये खुद ओरिजिन पे बैठ के ये सारी चीजें देख रहा है,
ओके, तो सबसे पहले इसको ये पोजीशन दिखा, उसके बाद इसका पोजीशन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए देखना, ऑब्जर्वर 2 के लिए क्या दिखाई दे रहा होगा, तो ऑब्जर्वर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है। ऑब्जर्वर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये उसका ओरिजिन रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ओरिजिन चेंज हुआ, ऑब्जर्वेशन चेंज हुए और मेरे रिजल्ट्स भी चेंज हुए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ओरिजिन को डिफाइन करना और उसके बाद पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना। ठीक है, तो देखना यहाँ पे पॉइंट P है, तो मैं यहाँ पे एक ओरिजिन ड्रॉ कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक ओरिजिन ड्रॉ करने वाला हूं, दैट इज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने वाला हूं। अगर मैंने इस ओरिजिन से एक वेक्टर पॉइंट P की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश की, ठीक है, तो देखना मुझे एक वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, और इस वेक्टर का नाम मैं O, अगर ये है, ये P है, तो ये भी कुछ इस तरह से बनेगा OP वेक्टर। तो देखना ये चीज मैं बताना भूल गया कि वेक्टर को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जहां से ओरिजिनेट हो रहा है वो पहला लेंगे और जहां पे उसका हेड है वो दूसरा पॉइंट होगा। तो मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, OP वेक्टर। ठीक, ये क्या होगा, मेरा OP वेक्टर हो जाएगा। अब देखना मैं दूसरा पॉइंट यहां पे लेने की कोशिश कर रहा हूं, ये दूसरा पॉइंट Q यहां पे रहेगा। अगर ये दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया तो अब देखना यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा OQ वेक्टर, ये बनेगा OQ वेक्टर। अब ये OQ वेक्टर है क्या, ये Q की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू O। सिमिलरली OP वेक्टर है क्या, ये P की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू O। समझ में आया, समझ में आया। तो ये होता है मेरा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए होता है ओरिजिन। किसी भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर है OP वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन है, ये जो OQ वेक्टर है वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन है। सिमिलरली देखा जाए तो मैं यहाँ पे भी एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, सपोज करना, तो ये बना कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा बेटा, तो ये बन जाएगा PQ वेक्टर। मतलब क्या हुआ, ये Q की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू P। पहला सिंबल या फिर पहला अल्फाबेट ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। वेक्टर कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस पॉइंट से ये वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है। समझ में आया, तो ये बना PQ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O। और ये क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। समझ में आया, समझ में आया। अब देखना कुछ चीजें होती है, जैसे पोजीशन वेक्टर को मोस्टली स्मॉल सिंबल से यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर से यूज किया जाता है। ये सिंबल यूनिवर्सल है नहीं, हम खुद डिफाइन कर सकते। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है OP वेक्टर क्या है, तो ये इसका पोजीशन है। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा, सपोज करना कि ये R1 वेक्टर है, ये बन जाएगा मेरा R2 वेक्टर। मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये सारी चीजें, कौन डिफाइन कर रहा है, मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता या फिर यूनिवर्सल सिंबल नहीं होते, ये इंपेरिकल सिंबल है। इंपेरिकल मतलब हम उसको बड़े दिनों से, बहुत सालों से इसी तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, अनडिफाइंड रूल होता है ये। सिमिलरली इसको भी मैं लिख सकता हूं, इसका वेक्टर सपोज करना कि ये R3 वेक्टर, तो ये क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर। ओके, समझ में आया। तो ये है डेफिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट आगे है अपना यूनिट वेक्टर, आगे है अपना यूनिट वेक्टर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या यूज है, फिजिक्स में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले, फिजिक्स में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले। क्या यूज करने वाले देखना,
यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन। वन क्या होता है मेरा बेटा? तो ये मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन है। ओके, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा यूज कहां पे है? तो यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन और टू गिव द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन, टू प्रोवाइड डायरेक्शन मैथमेटिकली। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे ब्रैकेट में रख देता हूं। यूनिट वेक्टर का काम क्या है? इट इज यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, लेकिन ये मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स, अगर मुझे इक्वेशन में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? ओके, तो देखना, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर जो होता है, या फिर जो भी हम अल्फाबेट यूज करने वाले हैं, अल्फाबेट के सर के ऊपर हम एक कैप यूज करने वाले। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना, मेरे पास एक वेक्टर ए है। अगर मैं इस वेक्टर ए को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, अगर इस वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये क्या सिंबल बता रहा है? ये बता रहा है मुझे कि ये बाबा वेक्टर ही है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है? इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका, सर के ऊपर, सर के ऊपर कैप लगा दो, सर के ऊपर एक कैप लगा दो, तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर देखना, सिंबल ए कैप, इसे कहा जाता है ए कैप या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखना इसका डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला क्या है। हाउ टू डिफाइन द यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर ऑफ ए किस तरह से डिफाइन करते हैं हम? यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो ये होगा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर का मैथमेटिकली। ओके, वर्डिंग में क्या होता है? यूनिट वेक्टर, वेक्टर which is having the magnitude of 1 and used to specify the direction is called as a unit vector. यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? वर्बली या फिर वर्डिंग में, वेक्टर having magnitude 1, a vector having magnitude 1 and used to specify or to give the direction, and used to specify the direction. ओके, ठीक है, तो ये देखना, ये वर्डिंग में डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, अब थोड़ा सा हम ग्राफिकल भी सोचने की कोशिश करते हैं। सपोज करना कि ये वेक्टर है ये, ओके, ये वेक्टर है ए। चलो, ये वेक्टर है अपना ये इसका ये टेल होगा, ये इसका ये हेड होगा। लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ मुझे क्या बता रहा है बेटा? तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, अब मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है। तो मैथमेटिकली डायरेक्शन देखना, मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ग्राफिकली देखना, ग्राफिकली जो होता है ना, तो मैं इसी के ऊपर एक छोटा वाला वेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं, इसी वेक्टर के ऊपर, इसी वेक्टर के ऊपर एक छोटा वाला वेक्टर ड्रॉ करने वाला, और उसको मैं नाम दे दूंगा ए कैप, उसको मैं नाम दे दूंगा ए कैप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ए वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि ए वेक्टर राइट डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं, पहले समझ लेना ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप। ओके, समझ में आ रहा है? ए कैप क्या है? तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस लिए यूज करते हैं? टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ओके, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे होगे कि सर ये तो चल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसका भी तो हम यूज कर सकते हैं।
देखना यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कंप्लीटली यूजर डिफाइंड सिस्टम होता है, यूजर इसे डिफाइन कर सकता है। अब यूजर डिफाइन कर सकता है मतलब क्या होता है बेटा, तो देखना हमने अभी तक एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से ही ड्रॉ किया है, ठीक है, हमने अभी तक एक्स और वाई एक्सिस कुछ इस तरह से ही ड्रॉ किया है। अगर जेड एक्सिस निकालना हो तो जेड एक्सिस मेरा कुछ इस तरह से होगा, ठीक। तो देखना ये हमने अभी तक बचपन से यही वाली चीज की है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। लेकिन हमेशा एक्सिस इसी तरह से रिप्रेजेंट करे इसकी कुछ गारंटी नहीं होती, ठीक है, इसकी कुछ गारंटी नहीं होती। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये यूजर डिफाइन होगा, ये यूजर डिफाइन होगा। एज ए यूजर, एज ए ऑब्जर्वर, मुझे एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस इस तरह से डिफाइन नहीं करना, मैं अलग तरीके से कर सकता हूं, तो मैं अलग तरीके से करूंगा, ठीक है। तो ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, मैंने इसको नाम दिया एक्स एक्सिस, मैंने इसको नाम दिया वाई एक्सिस, मैंने इसको नाम दिया जेड एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखना ये हमने बचपन से यही वाली चीज सीखी है, लेकिन अभी से याद रखना ये जो एक्सिस होता है ना, मैं एज ए यूजर खुद डिफाइन कर सकता हूं, उनके डायरेक्शन खुद मैं लगा सकता हूं, ठीक, ओके, समझ में आ रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट all the axes in terms of unit vector, in terms of unit vector। अब ये क्या फंडा है, अब ये क्या फंडा है, तो समझ लेना कि ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, ये मेरा सॉरी ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस, ठीक है। अब मुझे इस एक्सिस के डायरेक्शन बताने, हम क्या बोलते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव जेड, इसके पीछे नेगेटिव जेड, ठीक है, ये तो बोलने का तरीका हुआ। अब मुझे मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो देखना ये जो यूनिट वेक्टर का फंडा है, ये फंडा मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ओके। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिया जाता है बाय यूजिंग आई कैप, ठीक है, स्मॉल आई कैप। स्मॉल आई कैप मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। व्हाट इज स्मॉल आई कैप, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्मॉल आई कैप क्या रहेगा बेटा, तो ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये बना जे कैप, ओके, ये बना जे कैप। तो जे कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, तो जे कैप इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, तो ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसके बाद रहेगा के कैप, उसके बाद रहेगा के कैप। के कैप का मतलब क्या होगा, के कैप होगा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। आगे से ये तीन चीजें याद रखनी है हमें। अगर मैं लिखता हूं पॉजिटिव आई कैप, तो उसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अगर मैं आप लोगों को बोलूं माइनस जे कैप, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अगर मैं बोलूं माइनस के कैप, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जो चल रहा है, प्लेन के अंदर जो चल रहा है उसे कहा जाता है माइनस के कैप। हमेशा याद रखना आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर का काम ही है, यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट और टू गिव द डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम आगे जाके बहुत जगह पे यूज करेंगे, जहां जहां पे भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहां वहां पे हम ये वाला फंडा यूज करने वाले, ओके, ठीक है। तो देख लेते हैं
कौन सा वेक्टर अभी बाकी है, तो इक्वल वेक्टर, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर बाकी है। हमने जीरो वेक्टर को डिफाइन कर लिया, हमने नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन कर लिया, हमने इक्वल वेक्टर को डिफाइन कर लिया। ओके, देन वी हैव डिफाइंड द पोजीशन वेक्टर, देन वी हैव डिफाइंड द यूनिट वेक्टर, और मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को भी यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। ओके, तो वेक्टर ऑपरेशन मेरे कौन से हैं वो समझ लेना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक, ये पहला ऑपरेशन रहेगा। उसके बाद रहेगा एडिशन, उसके बाद रहेगा सब्सट्रैक्शन, उसके बाद रहेगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन हमें सीखने हैं। तो सबसे पहला रहेगा वेक्टर ऑपरेशन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अगर मैं किसी भी वेक्टर को स्केलर, स्केलर मतलब क्या बेटा, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब एक नंबर है, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, और ये मोस्टली पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे अलग तरीके से देखें तो स्केलर मेरे पॉजिटिव स्केलर और नेगेटिव स्केलर भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं कि पॉजिटिव स्केलर और नेगेटिव स्केलर का मतलब वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। ओके, ठीक है। सपोज करना कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि कुछ इस तरह से है, जो कि कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आई विल मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय 2, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2a वेक्टर। तो 2a वेक्टर मतलब ये बना एक नया वेक्टर। सपोज करना कि ये b वेक्टर कुछ इस तरह से है, b वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने पॉजिटिव स्केलर से, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव स्केलर से, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, देखना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर जब हम करते हैं तो यहाँ पे याद रखना उसका डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव स्केलर, इफ वेक्टर is multiplied, if vector is multiplied with positive scalar, then its magnitude changes, but direction remains same, ठीक है। अगर मैंने वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। और मैग्नीट्यूड कितने से चेंज होगा, जितना स्केलर, जितने नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतने नंबर से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मतलब देखना, अगर ये a है कुछ इस तरह से, अगर मैं इसका डिस्टेंस ले रहा हूं ये वाला, ठीक है, तो b वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। b वेक्टर कितना बनेगा बेटा, देखना यहाँ पे, तो b वेक्टर का जो रहेगा, b वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा b वेक्टर, ये क्या बनेगा मेरा b वेक्टर। b वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो ट्वाइस द a वेक्टर है, ट्वाइस द a वेक्टर। जितने स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उतने स्केलर से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, ठीक है। मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो देखना इसका लेंथ इतना था पहला, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इतना था, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डबल हुआ। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन बाय द पॉजिटिव स्केलर। अब मैं मल्टीप्लीकेशन बाय द नेगेटिव स्केलर कर दूं, मल्टीप्लीकेशन बाय नेगेटिव स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय नेगेटिव स्केलर। स्केलर मतलब नंबर समझ लेना, स्केलर मतलब नंबर समझ लेना। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूं कि मुझे -2a ऑब्टेन करना है, तो एक नया वेक्टर मुझे मिल रहा है -2a, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड
if vector is multiplied with negative scalar, then its magnitude changes, and direction reverses, ठीक है। निगेटिव स्केलार का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं वेक्टर के साथ, तो उससे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड डबल होगा आप, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मेरा उल्टा होगा। डायरेक्शन मेरा क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखना, तो ये कुछ इस तरह से ए वेक्टर है अपना, ठीक। अब मैंने क्या किया है, इसको, इस ए वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे एक दूसरा वेक्टर मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी वेक्टर एंड विच इज इक्वल टू -2a वेक्टर, -2a वेक्टर। तो देखना दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड कितने से चेंज होगा, जितना भी नंबर है उतने से मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यहाँ पे 2 है मतलब मैग्नीट्यूड मेरा बना डबल, यहाँ पे भी 2 है मतलब मैग्नीट्यूड बना मेरा डबल। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये क्या कर रहा है, तो प्रीवियसली जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे रहेगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, अब डायरेक्शन मेरा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक, समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब देखना, अगर मेरे पास वेक्टर ए है, अगर मेरे पास वेक्टर ए है और मेरे पास वेक्टर बी है, मैंने बोला कि आप लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन करनी है, तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखना, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी वेक्टर जो बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा ए प्लस बी वेक्टर, और इन दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे एक नया वेक्टर मिल रहा है, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर, अगर वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, अलग अलग ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं अगर एडिशन कर रहा हूं, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो मुझे एक नया वाला वेक्टर मिलता है उस ऑपरेशन के बाद, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ठीक। when two vectors are operated then new vector is obtained, that new vector is called as a resultant vector। resultant vector क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेना, resultant vector when two vectors are operated, two or more vectors are operated, ऑपरेटेड मतलब एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें। when two or more vectors are operated and one final vector is obtained, and one final vector is obtained, then that final vector is called, then that final vector is called resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं 2, 1, 1, 2 और 2 से ज्यादा, यहाँ पे मैंने 2 और मोर लिखा है, एक के ऊपर भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन समझ लेना। जब 2 या फिर 2 से ज्यादा वेक्टर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेट करने के बाद उन 2 या 3 वेक्टर का मिला के एक नया वेक्टर मिल रहा है, ओके, मतलब वो 2-3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना के एक नया वाला वेक्टर मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर में वेक्टर, जितने भी वेक्टर हम ऑपरेट करने वाले हैं ना, तो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, कंबाइंड प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। तो वो होता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर।
तो यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एडिशन। मैंने दो वेक्टर की एडिशन कर दी, मतलब दो वेक्टर ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट करने के बाद मुझे नया वेक्टर मिला। ये जो नया वेक्टर होता है ना, उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे एडिशन कर पाए, हम एडिशन कर पाए। क्यों कर पाए? हमने डायरेक्टली ग्राफिकल एडिशन कर दी। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, क्योंकि डायरेक्शन इज सेम। डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैं ये वाला ऑपरेशन कर पाया, या फिर ये वाला रिजल्टेंट ड्रॉ कर पाया। अगर मैं यहां पे कुछ इस तरह से करता, इफ ए वेक्टर कुछ इस तरह से होता और बी वेक्टर कुछ इस तरह से होता, ए वेक्टर कुछ इस तरह से होता और बी वेक्टर कुछ इस तरह से होता, तो इस केस में इन दोनों की मैं एडिशन इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर पाता। ओके, मैं इन दोनों की एडिशन देखना इन दो वेक्टर की नहीं कर पाता, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन सेम है तो मैं डायरेक्टली एडिशन कर सकता हूँ। तो और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। देखना, एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि इन दोनों को ऐड कर दो। यस, आई कैन ऐड दीज टू वेक्टर। क्यों ऐड कर सकता हूँ? इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये बन जाएगा 2 + 3 दैट इज गोइंग टू बी द 5 सेंटीमीटर। तो मुझे कुछ इस तरह से ये आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, ये पॉसिबल क्यों हुआ? तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन बेटा जब मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे उन दोनों का एडिशन नहीं कर सकता जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम वहां पे वेक्टर के रूल्स यूज करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। वेक्टर के रूल्स यूज करने वाले हैं हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो सबसे पहला रूल यहां पे रहेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल। तो एक चीज याद रखना, हमें यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट करना होता है। ओके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट क्या बता रहा है मुझे? इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। मुझे ट्रायंगल के दो साइड्स दिए गए हैं जो कि टेकन इन ऑर्डर है। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। Then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle drawn in the opposite sense. Drawn in the opposite sense. Okay, ठीक है। So this law is called as a triangle law of vector addition. ये क्या होता है मेरा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रहेगा। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन किया था वो समझ लेते। सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो देखना मैं एक वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फोर्स का वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है यहाँ पे, और वो है वेलोसिटी वेक्टर। वो है वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं फोर्स में वेलोसिटी वेक्टर ऐड नहीं कर सकता, आई कांट ऐड। अब मैं ये दो क्वांटिटीज ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। तो एडिशन रहे या फिर सब्सट्रैक्शन रहे, एक चीज याद रखना, एडिशन रहे या फिर सब्सट्रैक्शन रहे, अगर मुझे एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज या फिर जो भी दो वेक्टर हम यूज करने वाले हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। तो देखना यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, तो एक वेक्टर है, ठीक, सपोज करना कि ये ए वेक्टर है, सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वेक्टर है, सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। अब देखना, बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड हुआ ट्रायंगल का, अब दूसरा साइड ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब या जहां पे ये वेक्टर खत्म हो रहा है, ये वहां से ही दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। जहां पे एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से ही दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है।
ओके, तो इसे कहा जाता है हेड टेल कॉम्बिनेशन। इसे क्या कहा जाता है बेटा? टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब, टेकन इन ऑर्डर, हेड टेल कॉम्बिनेशन, टेकन इन ऑर्डर। तो ये क्या रहेगा? हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन, हेड टेल कॉम्बिनेशन। सिंपल मराठीमध्ये सांगता होता, एकाचं डोकं आणि एकाचं शेपूट. ठीक आहे, एकाचं डोकं आणि दुसऱ्याचं शेपूट. असं जर असेल तर याला काय बोललं जातं? टेकन इन ऑर्डर. याला काय बोललं जातं बेटा? टेकन इन ऑर्डर. तो यहां पे समझना, अगर एक का हेड दूसरे के टेल के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया तो उसे कहा जाता है टेकन इन ऑर्डर. तो देखना, दो वेक्टर्स है जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और जो कि हमने टेकन ऑर्डर में लिया है. तो जो तीसरा साइड रहेगा ना, तीसरा साइड, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle. अब ट्राइंगल का तीसरा साइड ये बनेगा, ट्राइंगल का तीसरा साइड ये बनेगा. ओके, ठीक है. ड्रॉन इन अपोजिट सेंस, ड्रॉन इन अपोजिट सेंस. तो यहां पे देखना, ये कुछ इस सेंस में चल रहा है. ओके, ये कुछ इस सेंस में चल रहा है. तो अपोजिट सेंस में ड्रॉ करना मतलब क्या करना होता है बेटा? ठीक है, अब यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है एक हेड खाली है और एक, सॉरी, एक टेल खाली है और एक हेड खाली है. ठीक है, तो मुझे कुछ करना नहीं है, फिर से टेल से एयर और एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है. टेल से क्या करना है मुझे? और एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है. समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना है यहाँ पे? तो ये क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल रहेगा, इसे कहा जाता है क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल. समझ में आ रहा है? तो देखना, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन इन द अपोजिट सेंस. ठीक है, अपोजिट सेंस में मुझे ड्रॉ करना है. मतलब देखना, अगर एक का हेड एक के टेल के साथ था तो खाली क्या था बेटा अपने पास? एक टेल खाली था, एक हेड खाली था. तो कुछ करना नहीं है, टेल से एक एरो निकाल, टेल से एक वेक्टर निकाल देना जो आगे जाके हेड की तरफ जाएगा. तो ये क्या होगा? तो उसका रिजल्टेंट होगा. ये क्या होगा? तो उसका रिजल्टेंट होगा. ओके, तो देखना बेटा, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ये क्या होता है मेरा? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन रहेगा. और कुछ एग्जाम्पल यहां पे देखने की कोशिश करते हैं. तो देखना, ए वेक्टर यहां पे है और बी वेक्टर यहां पे है. मैंने बोला कि आप लोगों को ग्राफिकली इसको ऐड कर देना. अभी हम जो भी एडिशन कर रहे हैं ना बेटा, ये ग्राफिकल एडिशन है, ग्राफिकल एडिशन. ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ग्राफिकल एडिशन. सर अभी तो आपने बोला था कि एक का हेड और एक का टेल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये तो दोनों अलग अलग जगह पे है, तो इसका एडिशन हम कैसे करें? तो इसका हम एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, उसे कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग. उसे कहा जाता है बेटा पैरेलल शिफ्टिंग. क्या कहा जाएगा उसे? पैरेलल शिफ्टिंग. अब देखना, ये हॉरिजॉन्टल जो है उसे उसी तरह से रखने की कोशिश कर दे. अब जो दूसरा वेक्टर है ना, उसको पैरेलली शिफ्ट कर देना. तो यहां से इसे पकड़ो, यहां से उठाओ और यहां पे डाल दो. ठीक है, मैंने इस बी वेक्टर को क्या किया? यहां से पकड़ा, यहां पे उठाया और यहां पे डाल दिया. ठीक, कुछ इस तरह से. तो देखना, अगर मैंने उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो मुझे जो चाहिए था वो मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया. एक का हेड एक का टेल, एकाचं डोकं एकाचं शेपूट. ओके, ठीक है. तो अब क्या रहेगा? जो तीसरा साइड होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग साइड. और ये मुझे क्या इंडिकेट करेगा? और ये मुझे क्या देगा बेटा? तो ये मुझे देगा रिजल्टेंट वेक्टर. तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर सी. ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर सी. समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? फिर से एक एग्जांपल कर लेते हैं. क्या करना है मुझे? तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी है. ओके, तो देखना यहाँ पे, सपोज करना वेक्टर ए वेक्टर कुछ इस तरह से है और दूसरा बी वेक्टर कुछ इस तरह से है. ठीक, ये बी वेक्टर कुछ इस तरह से. ओके, अब मुझे इन दोनों का एडिशन करना है. तो मैंने क्या बोला? किसी भी एक वेक्टर को जैसा है वैसा रख दो, दूसरे को पैरेलली शिफ्ट करना. तो अब मैं इस बी को उठा के यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा.
जैसे मैंने इस बी को उठाया और पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट करना है मतलब, ठीक है एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह है नहीं, यही वाला इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक। अब मुझे क्या करना है, पैरेलली शिफ्ट करना है और हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं बी को उठाऊंगा, बी को उठा के पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा, देखना, तो बी को उठा के मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं मतलब मैं उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये बी बना। तो दिस इज गोइंग टू बी द बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब देखना एक का हेड एक का टेल खाली है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे जहाँ पे टेल है वहां से एक वेक्टर निकालना है, हेड की तरफ जाएगा, और ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, क्लियर। तो वेक्टर एडिशन, ग्राफिकली वेक्टर एडिशन अगर करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला टेक्निक, ये वेक्टर की निंजा टेक्निक याद रखना, पैरेलल शिफ्टिंग मुझे करना पड़ेगा। जब तक मैं पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करूंगा तब तक मैं उनको ग्राफिकली ऐड नहीं कर सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है ग्राफिकल एडिशन, दैट इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक का हेड एक का टेल, तो खाली रहेगा एक हेड एक टेल, तो टेल से एक एरो निकाल दो जो कि हेड की तरफ चला जाएगा, तब वो मुझे देगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके, ठीक है। तो ये है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ओके, ठीक है। तो देखना फिर से यहाँ पे क्या दिखाया है हमें, मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला वर्ड पैरेललोग्राम। मराठी मीडियमचे विद्यार्थी, समांतरभुज चौकोन, ओके, समांतरभुज चौकोन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखना लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, फिर से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दो वेक्टर मेरे सेम टाइप के होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं बेटा, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से अगर वो ओरिजिनेट हो रहे हैं तो तब मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकता हूं, ओके। If the two vectors of the same type originating from the same point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent sides of a parallelogram, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये दो साइड्स बन रहे मेरे पैरेललोग्राम के, ये क्या बन रहे मेरे, दो साइड्स बन रहे पैरेललोग्राम के, देखना सेम टाइप के ओरिजिनेट हो रहे सेम पॉइंट, ओके। तो इसका मतलब सेम पॉइंट मतलब उन दोनों का टेल एक ही होना चाहिए, उन दोनों का टेल एक ही होना चाहिए, यहां से ओरिजिनेट हो रहे, ओके। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से शुरू होंगे। तो अगर, तो सबसे पहले तो देखना पैरेललोग्राम लॉ जो है ना, तो इसका मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसके पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देना, तो ये बनेगा वेक्टर ए, फिर से ये वेक्टर बनेगा, और ये वेक्टर बनेगा बी, और ये वेक्टर बनेगा बी। अब मुझे डायगोनल मिल रहा है, डायगोनल कहाँ से लेना है, जिस पॉइंट से दो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो वहीं से मुझे डायगोनल लेना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या फर्क है, ट्रायंगल लॉ में हेड टेल साथ में है, एक का हेड दूसरे का टेल होता है, ओके, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो वेक्टर है बेटा, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वो होता है मेरा टेल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो अभी तक हमने देखा ये ग्राफिकल एडिशन था वेक्टर का, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एडिशन देखेंगे, दैट मींस अब इसके आगे हम देखेंगे प्रूफ ऑफ और डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक। तो देखना मुझे अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। सपोज करना कि वेक्टर है ये ए
P वेक्टर है, Q वेक्टर कुछ इस तरह से है, ओके दिस इज माय Q वेक्टर, एक P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है, ठीक। तो ये P वेक्टर बोल रहा हूं मैं और ये रहेगा Q वेक्टर। लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा एंगल में कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को ग्राफिकली कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखना, मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूं। ओके तो ये देखना मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो इस पैरेललोग्राम का जो भी डायगोनल रहेगा, डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ये जो डायगोनल रहेगा, ये डायगोनल क्या करेगा बेटा, तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पे हमें देने वाला है, ठीक। तो ये अपना रहेगा रिजल्टेंट। तो कुछ चीजें समझ लेना यहाँ पे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, let theta be the angle between two vectors, ओके ठीक है। तो रिजल्टेंट सपोज करना, ये जो रिजल्टेंट है ये रहेगा आर वेक्टर, ये क्या रहेगा आर वेक्टर। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके इस डायग्राम को कंप्लीट किया है। अब हम इसको थोड़ा सा नाम दे देते। तो देखना सपोज करना ये O है, ये A है, ये B रहेगा, ये C रहेगा, ओके। अब मुझे क्या करना है, एक्सटेंड OA, और या फिर मैं बोल सकता हूं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन एक्सटेंडेड OA, ऑन एक्सटेंडेड OA। तो मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे OA को एक्सटेंड करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और B से मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो B से क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक। लेट दिस पॉइंट इज D, ये पॉइंट कौन सा है D, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे देखना, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ओके। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ODB। कौन सा है, ODB। तो मुझे उसी का यूज करना है इन ट्रायंगल ODB। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखना OD को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस OD को लिख सकता हूँ OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ओके। मैं इसे एक्सपांड कर सकता हूँ, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे AD स्क्वायर और DB स्क्वायर को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, आई कैन कंबाइन AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, क्योंकि AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर मुझे AB स्क्वायर देगा, ठीक है। अगर मैं उन दोनों को कंबाइन करता हूं बेटा, तो मुझे मिल जाएगा क्या, OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इंटू AD ठीक है, OA इंटू AD प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम इस डिस्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्या, तो मैग्नीट्यूड। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखना OB क्या इंडिकेट कर रहा है, तो OB इंडिकेट कर रहा है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। OB क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे,
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखना ये बनेगा आर स्क्वेयर। ओके, ये कितना बनेगा आर स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज ओए, ओए इंडिकेट कर रहा है इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओए का इंडिकेट कर रहा है तो ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी स्क्वेयर ट्वाइस पी। अब एडी, एडी को हम इसी तरह से रख देते हैं, बाद में देखेंगे इसे। और ए बी क्या दिखाई दे रहा है, अगर ये क्यू है तो ये भी तो क्यू वेक्टर बनेगा, मतलब ओसी की जितनी वैल्यू है उतनी ही ए बी की वैल्यू रहेगी। दैट इज ए बी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ए बी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। अब देखना सारे मुझे मैग्नीट्यूड में मिल रहा है, लेकिन ये जो एडी वाला टर्म है वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो अब आप लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन का थ्योरम लगा सकते हो। अगर मैं पैरेलल लाइन का थ्योरम लगा दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा, थीटा बन जाएगा। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके चलो, तो मैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी मैं कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड एडी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए बी। लेकिन हाँ, तो यहां से मुझे एडी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज ए बी, ए बी क्या है बेटा, तो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ए बी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर विच इज क्यू कॉस थीटा। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडी को रिप्लेस कर सकता हूँ क्यू कॉस थीटा के साथ। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करूं तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये एक्सप्रेशन होगा मेरा पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया है ना, ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा, तो ये एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये क्या दिखा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ओके, ये मैग्नीट्यूड बना। चलो, तो अब मुझे क्या करना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है। तो फिजिक्स में एक चीज याद रखना, अगर आप लोगों को डायरेक्शन पूछा गया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को एंगल निकालना है, उस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है विथ सम रेफरेंस, रेफरेंस के साथ आप लोगों को उसका एंगल निकालना है। तो देखना, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है, ओके, कंसिडर करना ये वाला एंगल। ठीक, तो एक काम कर लेता हूं, वाइट ही कलर यूज कर लेता हूं। तो कंसिडर करना कि ये एंगल है, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इस ओए के साथ एक एंगल बना रहा होगा, सो दैट एंगल इज नथिंग बट द फाई। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि रिजल्टेंट ओए के साथ एक एंगल बना रहा है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे tan फाई यूज कर सकता हूं। मैं क्या यूज कर सकता हूं यहाँ पे, tan फाई। तो रिजल्टेंट का एंगल मुझे मिलेगा एंगल ऑफ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो वो कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा tan फाई। tan फाई देखना, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ट्राइंगल ओ डी बी, फिर से वही वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ डी बी। ठीक है, ओ डी बी, और यहां पे मुझे दिखाई देगा tan फाई। tan फाई मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, बीडी। अपोजिट साइड कौन सी है बेटा, बीडी। तो दैट इज इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है अपनी, एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो वो है अपनी ओडी। ओके, एडजेसेंट साइड अपनी कितनी है, ओडी। लेकिन बेटा ओडी को मैं लिख सकता हूं क्या, ओडी को लिख सकता हूं मैं ओए प्लस एडी। ओडी को क्या लिख सकता हूं, ओए प्लस एडी। हमने ऑलरेडी एडी की वैल्यू निकाली है, अब हम इस बीडी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूं
इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB अगर मैं साइन थीटा लगा दूं तो वो हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय AB। तो BD की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, BD इज इक्वल टू AB साइन थीटा, BD इज इक्वल टू AB साइन थीटा। और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है अपने पास Q, दैट इज इक्वल टू Q साइन थीटा। वो कितना बन रहा है अपना, Q साइन थीटा। तो मतलब मैं BD के जगह पे Q साइन थीटा रख सकता हूँ और AD के जगह पे Q कॉस थीटा रख सकता हूँ। तो ये बनेगा Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय OA क्या है अपना, तो वो है P प्लस, और ये बनेगा Q कॉस थीटा। वो कितना बनेगा, Q कॉस थीटा। फिर से क्रॉस चेक करते हैं तो देखना, AD क्या है अपना, Q कॉस थीटा है, BD क्या है अपना, Q साइन थीटा है। तो मुझे यहाँ से एक चीज मिल रही है, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये क्या है, तो ये मेरा रिजल्टेंट का एंगल है। ये क्या है, मेरा रिजल्टेंट का एंगल है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर वेक्टर P। ओके, तो ये सिंपल डेरिवेशन है, याद रखना। अब मुझे कौन सी चीजें याद रखनी है, तो ये रिजल्टेंट एंगल, ओके, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल। अब देखना कुछ केसेस ले लेते हैं। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो, थीटा 90 डिग्री हो, इज 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट का, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस क्यू स्क्वायर। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा 0 और रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा कुछ इस तरह से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, दैट मींस इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इसी को हम बोल सकते हैं टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सॉरी मैंने पैरेलल बोल दिया, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर दो वेक्टर मेरे परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और रिजल्टेंट एंगल कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट एंगल मैं यहां से लिख सकता हूं tan फाई इज इक्वल टू क्यू साइन 90 डिवाइडेड बाय P प्लस क्यू कॉस 90, P प्लस क्यू कॉस 90। तो साइन 91 कॉस 90 0, तो मुझे मिल जाएगा Q बाय P। मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे, Q बाय P। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक केस हुआ और दो केसेस देखने की कोशिश करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, तो दो वेक्टर पैरेलल हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ओके, दो वेक्टर पैरेलल हो, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो देखना, ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दो वेक्टर्स क्या है, मेरे पैरेलल है। या फिर अगर ये P वेक्टर है और इसी के ऊपर Q वेक्टर ओवरलैप कर रहा हो, इसी के ऊपर Q वेक्टर ओवरलैप कर रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा मेरा, 0 डिग्री। अगर एंगल मेरा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू कॉस ऑफ 0 प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो बेटा देखना, ये एक्सपांशन है किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये एक्सपांशन किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कैंसल हो जाएगा और रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा p प्लस क्यू। रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा p प्लस क्यू। और इस केस में मुझे ये जो रिजल्टेंट मिलता है ना, वो होता है मेरा मैक्सिमम रिजल्टेंट। वो क्या होता है मेरा
मैक्सिमम रिजल्टेंट। ठीक, मतलब दो वेक्टर की एडिशन मैक्सिमम कब होती है? जब दो वेक्टर्स मेरे पैरेलल होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखना और एक कंडीशन है, और एक क्या कंडीशन है? अगर मैं बोलूं इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब, एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री हो, तो सिंपल ग्राफिकली देखना, ये ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, बी वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाएगा एंटी पैरेलल। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? एंटी पैरेलल। ओके, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो थीटा बनेगा अपना 180 डिग्री, और रिजल्टेंट की वैल्यू यहां पे बनेगी पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू कॉस 180 प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये बेटा क्या है? तो ये एक्सपांशन है किसका? a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे p माइनस क्यू। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ना बेटा, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मेरा मिनिमम वैल्यू होता है। ये रिजल्टेंट क्या होगा मेरा? ये मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रहेगी। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक। तो हमने यहाँ पे तीन केसेस ले लिए। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 90 डिग्री, इन दैट केस वी विल गेट द रिजल्टेंट एज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दूसरा केस हमने देखा, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब मैंने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया है, तो पैरेलल ये तो दिखाई दे रहा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हो तो वो भी पैरेलल ही होता है। उस केस में थीटा बनेगा 0 डिग्री, और रिजल्टेंट मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इन केस ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब देखना एक वेक्टर राइट डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा वेक्टर लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो क्या होता है? एंटी पैरेलल। तब मेरा थीटा रहेगा 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री होता है तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा p माइनस क्यू। ओके, तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू होता है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, ठीक है। तो हमने अलग अलग तीन केसेस यहाँ पे देखने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। देखना, a water is flowing in a stream with velocity 5 km per hour in an easterly direction, okay, relative to the shore. Speed of boat is relative to the still water is 20 km per hour. The boat enters the stream heading north. With what velocity will the boat actually travel? तो देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटिव टू स्टिल वाटर ऐसा कुछ चीजें दिया गया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर करना चाहते हो तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। तो देखना, ये कुछ इस डायरेक्शन में एक वेक्टर चल रहा है, इस डायरेक्शन में रहेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इज रिलेटिव टू द स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर के साथ बोट का स्पीड दिया गया है। अगर बोट मेरा एंटर कर रहा है हेडिंग द नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखना, मैं अभी के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ, अभी के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लोगों को अभी कंफ्यूज करेगा। ठीक, तो हम दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखना, दो फोर्सेस है whose magnitudes are in the ratio of 3:5। तो F1 by F2 दिया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 3:5। ओके, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है 28 न्यूटन। द एंगल बिटवीन देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो मुझे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो रिजल्टेंट का मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ।
तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखना ये p और q क्या है, तो f1 और f2 है, तो ये बन जाएगा f1 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 कॉस ऑफ 60 प्लस f2 स्क्वायर। ओके, और रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई है मुझे 28। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे 28, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 28 इंटू 28 विच इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस f1 इंटू f2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस f2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसल। अब देखना इस रेशियो का मैं यूज करूंगा, तो मैं यहाँ से f1 की वैल्यू ऑब्टेन कर लेता हूँ। f1 इज इक्वल टू 3/5 f2, f1 इज इक्वल टू 3/5 f2। तो f1 की जगह पे मैं 3/5 f2 लिखने वाला हूँ, तो 3/5 f2 होल स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू f2 प्लस f2 स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा 9 डिवाइडेड बाई 25 f2 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3/5 f2 स्क्वायर और ये बन जाएगा f2 स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 25, तो एलसीएम मिलेगा 25, तो ये बनेगा 9 f2 स्क्वायर प्लस 15 f2 स्क्वायर प्लस 25 f2 स्क्वायर प्लस 25 f2 स्क्वायर। एलसीएम आ रहा है 25, एलसीएम कितना आएगा मेरा 25। तो ये कितना बनेगा बेटा, तो ये बनेगा 49, क्या 49, ये कितना बनेगा 49। तो देखना ये आ रहा है 49 डिवाइडेड बाई 25 इंटू f2 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 28 इंटू 28। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 28 इज इक्वल टू 7/5 इंटू f2, तो ये बनेगा 4। तो देखना ये बनेगा 5 इंटू 4 20, तो f2 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी 20। f2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ f2 वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ f1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूँ तो f1 मिल जाएगा, f1 इज इक्वल टू 3/5, f2 कितना है अपने पास 20 है, तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिला, एक का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। ओके, सिंपल वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, तो देखना अ बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट देन 3 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो ये एक लड़का है जो कि चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है 3 मीटर। अब वहां से वो टर्न करने वाला है, साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये डिस्टेंस दिया गया है 4 मीटर, ये डिस्टेंस दिया गया है 4 मीटर। तो यहाँ पे देखना दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं और ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो मैं इसको वेक्टर से भी कर सकता हूँ या फिर पाइथागोरस से भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर से करने की कोशिश करेंगे, तो अज्यूम करना कि ये P है और ये Q है मैग्नीट्यूड। अगर एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट मुझे मिलता है, पता है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो ये P स्क्वायर होगा 3 स्क्वायर प्लस ये होगा 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये बन जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो रिजल्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला मुझे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट मिला है मुझे 5 मीटर। ओके, ठीक, और ये एंगल हम यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, तो ये Q/P रहेगा, एंगल कितना रहेगा Q/P रहेगा, दैट इज 4/3, तो वहां से एंगल भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, if A is equal to B plus C have scalar magnitudes of 5, 4, 3 units respectively, then find the angle between A and C। A और C के बीच में मुझे यहाँ पे एंगल पूछा गया है, तो यहाँ पे देखना बेटा क्या दिया है, A is equal to B plus C, कुछ इस तरह से ये वेक्टर में रहेगा। अब मुझे इनका सबका मैग्नीट्यूड दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो ए वेक्टर क्या है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है बेटा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके,
अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो मुझे एंगल पूछा गया है, एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में मुझे एंगल पूछा गया है। ओके, तो 3 4 5, तो यहां से तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इन दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है यहां से समझ में आ रहा है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो देखना, ये अगर मैं ले लूं बी वेक्टर और ये मैं ले लूं सी वेक्टर, ओके, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और जो भी मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट मिलने वाला है, ठीक, जो भी रिजल्टेंट मिलेगा मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये रिजल्टेंट मिलेगा ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट मिलेगा ए वेक्टर। ओके, ये बी वेक्टर है तो यहाँ पे भी बी वेक्टर बनेगा। टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो मुझे ये वाला एंगल पूछा गया है ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 5। ओके, तो ये फाई पूछा गया है, तो इस ट्राइंगल में डायरेक्टली मैं लगा सकता हूँ tan फाई इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे फाई मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, फाई मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, दिस इज नथिंग बट द ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस, फर्स्ट ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस। तो एक एंगल, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ये वाला एंगल याद रखना, अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, ये साइड 5 है, तो यहाँ पे 37 डिग्री एंगल रहेगा, यहाँ पे 53 डिग्री एंगल रहेगा। ओके, यहाँ पे लॉजिक समझ लेना, अगर 37 डिग्री जहाँ पे एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड मेरी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 37 में 3 है, ये भी चीज याद रखना, शॉर्ट ट्रिक। 37 डिग्री जहां पे एंगल 37 डिग्री है उसके अपोजिट वाली साइड 3 होनी चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये 3 ये 4 तो हाइपोटेनियस 5। तो देखना मुझे क्या पूछा गया है, tan फाई इज इक्वल टू 4/3। 4/3 कब मिलेगा, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 53 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 53 डिग्री। ओके बेटा, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना आएगा, 53। एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, तो ये 90 माइनस 53 कर देना, आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी मिल जाएगा। ओके, ठीक है। टू इक्वल वेक्टर्स हैव a resultant equal to either of the two. Find the angle between two. ओके, दो वेक्टर्स है, सपोज करना वेक्टर P है, वेक्टर Q, वो इक्वल है। ठीक, उनका रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है, आइदर ऑफ टू, मतलब रिजल्टेंट भी आ रहा है मेरा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू P या फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू Q। तो एंगल बिटवीन देम पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखना आर पी और क्यू की वैल्यू सबकी सेम है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखना सबकी वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे पी लिख रहा हूँ, क्यू की जगह पे भी पी लिखूंगा। ठीक, तो ये भी बन जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कैंसल, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, 2p स्क्वायर इज कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कैंसल, तो कॉस थीटा बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब कॉस की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बनेगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो देखना कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो मतलब आंसर अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, आंसर अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ओके, ठीक, अब ये सारी चीजें आप लोगों को मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी। ओके, तो इसका एंगल कितना आएगा, तो इसका एंगल जो है बेटा, तो देखना cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, और cos 150 भी हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, cos 150 को लिख सकता हूं मैं cos 90 + 60, तो ये बन जाएगा sin 60,
तो ये √3/2 आ जाएगा, तो ये होगा मेरा cos 120 का वैल्यू। तो ये कितना होगा, cos 120 की वैल्यू हो जाएगी cos 120 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मतलब अब cos का साइन बन जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ओके, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव, तो आंसर आ जाएगा -1/2, -1/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक, तो देखना यहाँ पे जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है ये आप लोग मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से सीखोगे, मैं उसके डिटेलिंग में अभी नहीं जाने वाला, सिर्फ समझ लेना कि आंसर कितना आया मेरा 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स a and b as shown in the figure। a is equal to 4 यूनिट, b is equal to 3 यूनिट। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिगर मिसिंग है, तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b इफ a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k कैप। ओके, तो देखना यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं वो मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्टार करके रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ए वेक्टर दिया है, ये क्या दिया है बाबा, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो आई कैप क्या है, तो एक्स एक्सिस। तो देखना इसको किस तरह से लिखा जाता है वो समझ लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 इन x डायरेक्शन प्लस आई कैप क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, तो ये इंडिकेट कर रहा है 1 इन x डायरेक्शन, 1 इन y डायरेक्शन एंड 2 इन नेगेटिव z डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है वो समझ लेना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना ये कंपोनेंट मेथड है, एक्चुअली इसे कंपोनेंट कहा जाता है। सिंपल समझ लेना, ये जो हमने लिखा है मैथमेटिकली इसको किस तरह से लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एक कहाँ पे इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक कहाँ पे इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, दो कहाँ पे इन निगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो ये इसका मतलब ये है। सिमिलरली यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो कहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, एक कहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन में, और एक कहाँ पे तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। इस तरह से कुछ हम उसे बोल सकते हैं। तो मुझे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। तो सबसे पहले 2a माइनस 3b ऑब्टेन कर लेते हैं। तो a को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो वो बनेगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 3b वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ओके, तो ये बनेगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ओके, ठीक है, तो देखना यहाँ पे i और i का एडिशन करना है मुझे, तो ये बनेगा माइनस 4i कैप, j और j का तो ये बनेगा 5j कैप, k और k का ये बनेगा माइनस 7k कैप। ठीक, अब मुझे क्या पूछा है बेटा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। तो दैट मीन्स 2a माइनस 3b। तो मैग्नीट्यूड देखना किस तरह से होता है, तो ये अब i का यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, तो -4, तो उसका स्क्वायर कर देना, प्लस j का मल्टीप्लायर कितना है तो 5, उसका स्क्वायर कर देना, प्लस k का मल्टीप्लायर कितना है तो वो है 7, उसका स्क्वायर कर देना। ओके, तो ये बनेगा मेरा 16 प्लस 25 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 41 प्लस 49, 41 प्लस 49 बनेगा मेरा 90। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बना बेटा, 90 डिग्री। तो देखना आज की इस लेक्चर में
हमने इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाली चीज है। तो ये क्वेश्चन सिंपल एडिशन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे है। फिर से वेक्टर का अपना जो तीसरा लेक्चर रहेगा या फिर दूसरा लेक्चर रहेगा, वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में अभी सिर्फ समझ लेना मैग्नीट्यूड हमने किस तरह से ऑब्टेन किया था। ओके, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका हम अलग से लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ठीक, तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि हम अगले लेक्चर में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? तो आज के लेक्चर में हमने देखा बेटा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर का एडिशन हम ग्राफिकली किस तरह से कर सकते हैं, वेक्टर का एडिशन हम एनालिटिकली या फिर मैथमेटिकली किस तरह से कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।